वालेकुम अस्सलाम बरीरा आसिफ। अच्छा, जितने भी बच्चे ऑनलाइन हैं आ चुके हैं तो जल्दी जल्दी से मुझे बता दें कि वॉइस और वीडियो बिल्कुल ठीक आ रही है। सही है, तो जल्दी 1 मिनट ज़रा वेट कर लेते हैं ताकि बच्चे जो है वो बल्कि आ चुके हैं, अच्छे खासे बच्चे आ चुके हैं। स्टार्ट ही करते हैं फिर। सही। तो लास्ट जो हमारा लेक्चर हुआ है वो हुआ है संडे को। तो संडे में हमने जो है जो हमारा लास्ट चैप्टर था उसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल किया, वाइंड अप किया। तो उसके जितने भी हमने न्यूमेरिकल्स पार्ट थे उसको भी देख लिया था, जितने भी सारे न्यूमेरिकल्स थे बुक में, एग्जाम्पल्स के अंदर भी और एक्सरसाइज के अंदर भी, उसको हमने कवर अप कर लिया था। और वालेकुम अस्सलाम सारे, खैरियत से हो। और इसके अलावा जो हमारे पास थ्योरी वाइज जितने भी क्वेश्चन थे, तो एक लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ था, वो था हमारे पास इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हवाले से। वो भी हमने संडे वाली जो क्लास थी उसके अंदर हमने जो है वो उसको अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लिया था। तो आज वेडनेसडे को जब हमारी क्लास हो रही है तो इसके अंदर आज जो है वो हम अपना जो दूसरा चैप्टर है उसको आज हम शुरू करेंगे। तो आज जो है हमारा पहला यानी कि लेक्चर 1 है, सही है, चैप्टर नंबर 2। अब चैप्टर नंबर 2 जो है, सही है, वालेकुम सलाम, सही, चैप्टर नंबर 2 जो है इसका नाम है हमारे पास एसिड बेस एंड सॉल्ट। सही है, ये आपका बुक में चैप्टर नंबर 2 है जो कि आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी हम कोई चैप्टर शुरू करते हैं तो उसके हम एसएलओस को एक दफ़ा देख लेते हैं। यानी कि एसएलओस का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। यानी कि ये चैप्टर जब हम मुकम्मल कर लेंगे तो हम इस चैप्टर से क्या क्या अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर जो है वो जनरेट हो चुकी होगी, कि क्या क्या चीज़ें जो हमें पहले नहीं पता था अब हमें पता चल जाएंगी। सही। तो इसके सबसे पहले जो है वो हम एसएलओस देख लेते हैं। तो भाई इसमें जो सबसे पहली चीज़ है हमारे पास, सही है, वो है भाई कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड बेस और सॉल्ट की जो भी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी, और उसके जो भी हमारे पास यूजेस हैं, सही है, तीनों के, एसिड के, बेस के और सॉल्ट के। तो इन द फर्स्ट पार्ट हमें जो है वो ये कवर अप करना है कि भाई इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना है, और दूसरा इनकी जो यूजेस हैं उसको हमने डिस्कस करना है। सही। फिर इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई हमारे जो बुक है उसके अंदर हमें 3 कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस जो है वो समझाए गए हैं। सही, जिसमें हमारे पास पहला है आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट, और फिर दूसरा है हमारे पास लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, और फिर तीसरा जो है वो है हमारे पास लुइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो उसको भी हम जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। फिर इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है, किस तरीके से होती है, उसकी इक्वेशंस वगैरह उसको डिस्कस करेंगे हम। फिर इंपॉर्टेंट पीएच एंड पीओएच से रिलेटेड जो भी हमारे पास टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी डेरिवेशन भी होगी इसके अंदर, और इसी टॉपिक के हमारे पास जो है वो न्यूमेरिकल्स भी हैं। सही है। इस चैप्टर में मैंने आपको बताया भाई जो हमारे पास मैट्रिक का जो केमिस्ट्री का कोर्स है इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत कम है। आपने कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो चैप्टर नंबर 1 के अंदर कर ली हैं। अब इसके बाद जो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, सही है, वो अब हमें पीएच और पीओएच के अंदर देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है। अदर देन थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे जैसे कि नॉमेनक्लेचर वगैरह जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, लेकिन अब आप पीएच एंड पीओएच के बाद कोई भी न्यूमेरिकल आपके कोर्स में शामिल नहीं होगा। ठीक है। और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है सॉल्ट, और फिर लास्ट टॉपिक हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है बफर सॉल्यूशन के हवाले से, इसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास कुछ 6 टॉपिक्स हैं, सही, जो कि हमने अपने आने वाली क्लासेस के अंदर जो है वो इसको कवर अप करना है। ठीक है। तो आज हम सर क्या पढ़ने लगे, तो आज हमने जो हमारी जो पूरी कोशिश है, सही है, वो ये है कि आज हम जो है वो इसमें जो शुरू 2 टॉपिक्स हैं उसको जो है वो कवर अप करें, उसको जो है वो हम अच्छे से समझ लें कि हमारे पास
क्या क्या चीज़ें जो है वो हमने आज करनी है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है कि भाई सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास ये है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट, और दूसरा जो है वो हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास तीनों कॉन्सेप्ट हैं तो पूरी कोशिश करेंगे कि आज हम उसको जो है वो मुकम्मल कर लें, ठीक है। भतीजा वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से आप, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो सारे बच्चे अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो आ चुके हैं। तो अब हम जो है वो अपना जो लेक्चर है उसको जो है वो शुरू करते हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले जो है वो हम एक करेंगे भाई इंट्रोडक्शन, कि भाई एसिड बेस और सॉल्ट ये जो टर्म्स हैं ये हम अपने रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसके अंदर सुनते रहते हैं। एसिड बेस या सॉल्ट ये जो टर्म्स हैं ये हम सुनते हैं, लेकिन अगर मैं डिफाइन करने को बोलूँ कि बेटा बताओ कि एसिड क्या होता है, ठीक है। तो जो एसिड का नाम सुनते ही जो बच्चों के जहन में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो क्या आती है? सर आप मुझे बताएं कि एसिड, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई एसिड क्या होता है तो कॉमनली आप क्या जवाब दोगे? सही है, तो ज़रा कुछ बच्चे बताएं। तेज़ाब, देखा मैं यही बोलने वाला था, तेज़ाब। सर वो जो बाथरूम में हम तेज़ाब यूज़ करते हैं बाथरूम धोने के लगे, सही है। तो सबसे पहली जो चीज़ एसिड का सुनते ही हमारे जहन में आती है वो तेज़ाब है, सही है। तो भाई सिर्फ वो जो तेज़ाब है वो सिर्फ एसिड नहीं, एसिड ही है वो, सही है, लेकिन और भी बहुत सारे एसिड हैं, कैटेगरीज हैं, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई जो इंट्रोडक्शन है पहले हम उसको देख लेते हैं। हसन अली, अभी ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो देखते हैं भाई इंट्रोडक्शन में, अब देखें हमारी जो पूरी डेली रूटीन है इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इनटेक करते हैं, सही। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम अपने खाने में अपने जो है वो ब्रेकफास्ट के अंदर, सही, इसके अलावा लंच में, डिनर में, या फिर चलते फिरते बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम खाते हैं, और हर चीज़ का जायका हमें जो है वो डिफरेंट जो है वो महसूस होता है, सही। तो कुछ चीज़ें सही जो कि जैसे कि हमारे पास नमक है, तो नमक का जो जायका है, सही, वो क्या होता है? सॉल्टी टेस्ट है। इसके अलावा शुगर जो हम खाते हैं उसका जो जायका है, सही, वो कैसा होता है? उसका स्वीट टेस्ट होता है। इसके अलावा विनेगर का जो जायका है, सही, वो हमारे पास कैसा होता है भाई? सोर टेस्ट होता है, यानी कि खट्टा, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास लेमन का भी हमारे पास कैसा टेस्ट होता है भाई? सोर टेस्ट होता है, सही, जैसे हम बोलते हैं खट्टा टेस्ट, ठीक है। तो हम जो है वो डिफरेंट चीज़ें जो है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है वो खाते हैं, और उसके जो जायके हैं वो हमें अलग अलग जो है वो महसूस होते हैं, सही है। तो जैसे हम कोई क्या नाम है, अम्मी ने खाना ला के दिया, सही, हमने खाना जैसे ही पहला जो निवाला है, पहली बाइट जैसे ही हमने अपने मुंह में रखी और हमने ऐसी शक्ल बनाई, अम्मी इतना सॉल्टी, सही है, इतना तेज नमक, क्या कर दिया अम्मी, सही, ज़्यादा नमक डाल दिया है, सही, फ़ौरन से ऐसी शक्ल बन जाएगी, ठीक है। और फिर इसी तरीके से जब हम बीमार होते हैं, सही है, तो फिर हमें क्या पीनी पड़ती हैं भाई? कड़वी दवाइयाँ, यानी कि बिटर टेस्ट वाली जो दवाइयाँ होती हैं, सही है, वो हमें पीनी पड़ती हैं। तो हम उसमें कैसी शक्ल बनाते हैं भाई? ऐसी शक्ल बना रहे होते हैं, ठीक है। और फिर इसके अलावा जब कोई खट्टी चीज़ हम खा लें, है भाई, क्या नाम है, क्या नाम है, जैसे अभी आम का मौसम है तो कभी कभार कोई कच्चे आम आ जाते हैं, सही है, तो जैसे ही हम खाते हैं तो कैसी शक्ल बनाते हैं भाई? ऐसी शक्ल बना रहे होते हैं, है कैसी जो है वो खट्टा आम हो रहा है बिल्कुल ही, सही है। तो बिटर टेस्ट है या सोर टेस्ट है या सॉल्टी टेस्ट है। तो हर चीज़ जो भी हम पूरी अपनी डेली रूटीन के अंदर जो है वो खा रहे होते हैं, सही है, तो उसका जो जायका है वो डिफरेंट होता है। क्यों? ऐसा क्यों है? हर किसी चीज़ का जायका डिफरेंट क्यों होता है? बिकॉज एवरीथिंग हैज़ डिफरेंट नेचर, सही है। हर किसी की जो है वो नेचर जो है वो डिफरेंट होती है, यानी कि कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसी होती हैं, सही, कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसी होती हैं कि जिनका जो नेचर है, सही, वो क्या होता है हमारे पास? सही, एसिडिक नेचर होता है, सही। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये जो विनेगर है, सही, या फिर हमारे पास ये जो लेमन है, ठीक है, इसका जो टेस्ट है हमारे पास ये कैसा होता है भाई? ये होता है सोर टेस्ट, सही, सोर यानी कि खट्टा टेस्ट होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स एसिडिक नेचर, सही, क्योंकि इनके अंदर हमारे पास क्या मौजूद होते हैं? इनके अंदर हमारे पास मौजूद होते हैं एसिड्स, सही, विच गिव्स देम
सोर टेस्ट, सही है, जो उनके क्या देते हैं हमें, सोर टेस्ट देते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई जितनी भी चीजें हैं जिनमें सोर टेस्ट मौजूद है, सही है, उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी है, एसिडिक प्रॉपर्टी जो है वो पाई जाती है। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, सही, जो हम खाते हैं तो हमें वो कड़वी महसूस होती हैं, सही है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, सही है, बिटर टेस्ट के हवाले से, ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं, सही है, सिरप्स हैं, ठीक है, और ऐसी बहुत सारी खाने की चीजें, जैसे कि हमारे पास कॉफी बीन्स हैं, सही, और करेले हैं, ठीक है, जिनका टेस्ट कैसा होता है, कड़वा टेस्ट होता है, बिटर टेस्ट होता है, सही, बिकॉज ऑफ इट्स बेसिक नेचर, सही है। और कुछ चीजें होती है जिनका सॉल्टी टेस्ट होता है, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि हम दिन भर में यूज कर रहे होते हैं, सही है, तो वो तमाम तर चीजें, उनका या तो कोई ना कोई, सही, जो है वो एसिडिक नेचर होगा, या तो कोई ना कोई बेसिक नेचर होगा, और या तो कोई ना कोई हमारे पास उनका सॉल्टी नेचर होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हमें जो है वो यही चीज़ें समझनी है, सही, यही चीज़ें सब हमें समझनी है कि भाई हमारे पास जो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, किस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं, बेसिस क्या होती हैं, सॉल्ट क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, उनकी नेचर क्या होती है, सही है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम अपने इस जो क्लास है इसके अंदर हम इस तमाम चीज़ों को जो है वो समझेंगे, ठीक है भाई। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है आज का, उससे हम शुरू करते हैं। अच्छा, तो पहला जो टॉपिक है हमारे पास, ये है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ एसिड, सही, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ एसिड, सही। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट के अंदर आ सकता है, और आपसे जो है वो एसिड के हवाले से जो है वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, सही है, और जो है वो कुछ आपसे यूजेस जो है वो पूछे जा सकते हैं, सही है। तो कैरेक्टरिस्टिक और यूजेस जो है वो, ठीक है, वो हम इसके अंदर जो है वो पूछेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब यहां पे हमारे पास अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से बात करें, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से अगर हम बात करें, तो जो एसिड है, एसिड, ठीक है, तो उसमें जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है, सही, ये हमारे पास क्या है भाई, एसिड हैव अ सोर टेस्ट, सही, जैसे कि अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर भी डिस्कस किया, सही, कि एसिड का जो हमारे पास टेस्ट है, सही, वो कैसा होता है भाई, सही, सोर टेस्ट होता है, सही, यानी कि खट्टा, जैसे हम उर्दू के अंदर अगर हम बोलें, सही, तो इसका जो टेस्ट होगा वो कैसा होगा, सोर टेस्ट होगा, यानी कि खट्टा टेस्ट होगा, सही। अच्छा, और फिर इसके बाद दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है, सही, वो है भाई कि द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड आर इलेक्ट्रोलाइट, सही, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट। अब ये जो एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन हम उन सॉल्यूशंस को कहते हैं कि जिसमें हम किसी भी चीज को पानी के अंदर जो है वो क्या करें, डिसॉल्व करें, सही, यानी कि जिसके अंदर हमारे पास जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट, सही, वो क्या हो, हमारे पास वाटर हो, सही। तो अगर कोई भी ऐसा हमारे पास सॉल्यूशन है कि जिसके अंदर सॉल्वेंट, यानी कि जिसके अंदर कोई भी चीज डिसॉल्व की जा रही है, वो अगर क्या हो, वाटर हो, सही है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास कहलाता है, सही, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। तो भाई एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड आर इलेक्ट्रोलाइट, तो बोल रहे हैं कि अगर हम एसिड को, सही, एसिड को जो है वो वाटर के अंदर अगर हम डिसॉल्व कर दें, एसिड्स को अगर हम वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दें, तो फिर वो एक इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा। अब सर ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इसको जरा समझाएं। तो भाई इलेक्ट्रोलाइट, सही, इलेक्ट्रोलाइट हम कहते हैं, सही, उन सॉल्यूशंस को जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, सही, क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, सही, जिसमें से करंट पास हो। वेरी गुड सारिम, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या है कि ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, उसको हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अब इस पूरे कैरेक्टरिस्टिक का जो मतलब है वो क्या बनेगा कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड आर इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि अगर आप एसिड्स को, सही, कोई भी एसिड है, अगर आप उसको पानी में डिसॉल्व करते हो, तो आप उसमें से अगर करंट को क्या कराओ, पास कराओ, तो उसमें से करंट पास हो जाएगा, बिकॉज नाउ इट इज बिकम
इलेक्ट्रोलाइट, वो अब चूंकि एक इलेक्ट्रोलाइट बन चुका है, सही, तो उसमें से करंट जो है वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो हमारे पास जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर, सही है, तो उसमें से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। तो उसके अंदर अगर हम क्या कर दें, उसके अंदर अगर हम जो है वो एसिड डाल दें तो वो क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा। तो उसमें से फिर हम इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम पास कराना चाहें तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। ठीक है भाई। अब इसके बाद जो इसका थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है ब्लू लिटमस, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, सही, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। अब ये सर लिटमस क्या होता है, देखिए हमारे पास कुछ सब्सटेंस ऐसी होती है जिसको हम कहते हैं इंडिकेटर, सही, क्या कहते हैं बेटा, इंडिकेटर। तो ये जो हमारे पास लिटमस है, सही, लिटमस एक पेपर होता है, एक छोटी सी स्ट्रिप होती है, सही, एक छोटी सी स्ट्रिप होती है, सही है। जो यहाँ पे हमारे पास लिटमस पेपर है वो यहाँ पे एक इंडिकेटर है जो कि आपको ये बताता है कि भाई ये जो सॉल्यूशन है ये एसिडिक है या फिर बेसिक है। अब सर ये हमें कैसे पता चलेगा, तो अगर हम कोई भी सॉल्यूशन है, अब मुझे नहीं पता कि भाई ये सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है, तो मैं क्या करूंगा कि उस सॉल्यूशन के अंदर मैं लिटमस पेपर को डिप कराऊंगा, सही, उसके अंदर मैं लिटमस पेपर को डिप कराऊंगा। तो अगर लिटमस पेपर को जैसे ही मैं डिप कराऊं तो अगर वो लिटमस पेपर ब्लू से क्या हो जाए, रेड हो जाए, सही, लिटमस जो है वो अगर हमारे पास ब्लू से क्या हो जाए भाई, रेड हो जाए, यानी कि अगर उसका कलर रेड हो जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि भाई हमारे पास जो, सही, इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो क्या नाम है सॉल्यूशन है वो क्या है भाई, एसिडिक है, सही, क्योंकि एसिडिक, सही, हाँ, एसिडिक की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो लिटमस पेपर को हमारे पास क्या किस में कन्वर्ट कर देता है भाई, रेड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, सही। तो अगर रेड कलर है तो इसका मतलब है कि भाई एसिडिक नेचर है। और इसी का अगर हम उलट कर लें तो अगर हमारे पास रेड लिटमस है तो अगर वो किस में कन्वर्ट हो जाए भाई, ब्लू में कन्वर्ट हो जाए, सही, तो यानी कि सॉल्यूशन में जाके उसका कलर ब्लू ही रहे, सही, तो फिर हम ये बोलते हैं कि भाई इसका जो नेचर है वो क्या है भाई, बेसिक है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास थर्ड पॉइंट है, इसके अंदर लिटमस का मतलब क्या है, लिटमस एक स्ट्रिप होती है, एक पेपर स्ट्रिप होती है, सही, जो कि एक इंडिकेटर का काम करती है। इंडिकेटर का मतलब होता है सिर्फ चीज को बताना, इंडिकेट करना। ठीक है, तो अगर हम उस इंडिकेटर को, उस लिटमस पेपर को अगर हम उस सॉल्यूशन में डालें और सॉल्यूशन में जाके अगर वो लिटमस पेपर रेड कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, सही, तो फिर हमारे पास क्या होगा कि हम ये बोलेंगे कि भाई ये जो सॉल्यूशन है ये एसिडिक है। ठीक है बेटा। और फिर इसके बाद अगर हम आते हैं किसमें, नंबर 2 में, सॉरी लास्ट में, तो यहां पे हमारे पास लिखा हुआ है भाई एसिड रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स टू यील्ड हाइड्रोजन गैस। ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जब एसिड, कोई भी एसिड हो, सही है, जब वो किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमेशा क्या लाइब्रेट करता है, हमेशा वो हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या करता है, लाइब्रेट करता है, सही है। तो उसमें से क्या जो फ्यूम्स निकलते हैं वो किस चीज के फ्यूम्स निकलते हैं भाई, हाइड्रोजन के फ्यूम्स निकलते हैं। अब जो कभी ने सवाल पूछा भाई क्यों, सही है, तो इसका आप जवाब देखें तो आप अगर इसकी केमिकल इक्वेशन देखें तो इसको आपको समझ में आएगा, सही है, जरा देखें। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, Zn, Zn जो है ये किसका सिंबल होता है, Zn सिंबल होता है जिंक का। किसका सिंबल होता है बेटा, जिंक का सिंबल होता है। अब जिंक क्या है, जिंक है हमारे पास एक मेटल, सही है, जिंक क्या होता है बेटा, एक मेटल होता है। अब मैंने यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी के अंदर ये बात बताई कि जब एसिड, कोई भी एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें हाइड्रोजन गैस लाइब्रेट होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब किस तरीके से होती है, अब यहाँ पे मैं कोई भी एसिड ले लेता हूँ। अब सबसे जो कॉमन मशहूर एसिड है वो है हमारे पास HCl। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे HCl जो है वो क्या नाम है एसिड ले लेता हूँ, ठीक है, और उसको मैं रिएक्ट करवाता हूँ किसके साथ, जिंक के साथ। तो अब जरा गौर से देखिएगा, तो भाई जिंक के ऊपर जो चार्ज होता है वो हमारे पास होता है +2 का चार्ज, Cl के ऊपर होता है -1 का चार्ज, और यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर होता है +1 का चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्या नाम है जब इसमें रिएक्शन परफॉर्म होगा, सही, तो बेसिकली यहाँ पे होगा क्या कि हम यहाँ पे लेंगे 2 मोल्स ऑफ HCl, जिसकी वजह से क्या होगा कि जैसे ही ये HCl जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो H और Cl के दरमियान का ये जो बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा भाई, ब्रेक हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे Cl, अब यहाँ पे Cl और हाइड्रोजन दोनों की तादाद 2-2 है, तो ये जो 2 Cl हैं वो जैसे ही यहाँ से निकलेंगे,
चूंकि इनके ऊपर माइनस का चार्ज है तो ये दूसरे यानी कि Zn+2 की तरफ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। अब जैसे ही ये Cl इस Zn के साथ जाके लगेगा तो यहाँ पे एक Zn है और दो Cl है, तो ये मिलके क्या बना लेंगे बेटा, ZnCl2, सही है। और यहाँ पे हमारे पास दो हाइड्रोजन बच गए। अब वो दो हाइड्रोजन आपस में ही मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ पे हमारे पास जो चीज हमें मिलेगी वो मिलेगी हाइड्रोजन यानी कि H2, जो कि हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में हमें लाइब्रेट होती हुई नजर आएगी, सही। तो आपने ये जो बात पढ़ी कि भाई एसिड जब रिएक्ट करते हैं किसके साथ, मेटल के साथ, तो वो हाइड्रोजन लाइब्रेट करते हैं। तो वही आपने इस इक्वेशन के अंदर आपने देखा कि भाई किस तरीके से जब एक जिंक मेटल का रिएक्शन एक एसिड यानी कि HCl के साथ कराया गया तो यहां पे हमारे पास जो हाइड्रोजन है, सही है, वो लाइब्रेट हो गया और Cl जो है, सही, ये जाके Zn के साथ अटैच हो गया और इसने जिंक क्लोराइड यानी कि ZnCl2 कंपाउंड जो है वो फॉर्म कर लिया, सही है। तो ये वाला पॉइंट आपके क्लियर हो गया। लास्ट पॉइंट है भाई, जो बच्चे यहाँ पे क्या नाम है ऑनलाइन है, सही है, वो सब मुझे बता दें कि सर हाँ भाई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्लियर हो गई हैं, ठीक है। मुंतहा मैं आपको बता दूं, सही, लिटमस का मतलब होता है, लिटमस पेपर ये एक स्ट्रिप होती है जो कि एक इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर ये हमें बताता है कि सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। हर इंडिकेटर डिफरेंट तरीके से बताता है। तो लिटमस पेपर जो है ये अपने रंग से इंडिकेट करता है। तो अगर इसका रंग किसी भी सॉल्यूशन में जाके रेड हो जाता है, सही है, तो इसका मतलब है कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है, और अगर ब्लू हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो बेसिक है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? और किसी को कोई प्रॉब्लम? सॉल्ट का भी पढ़ेंगे, सॉल्ट का जब टॉपिक आएगा उसके अंदर आपको बताएंगे। अभी सिर्फ एसिड और बेस का चल रहा है ना, पहले एसिड बेस पता चलेगा, फिर एसिड बेस का प्रोडक्ट होता है सॉल्ट, तभी उसको हम करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अल्हम्दुलिल्लाह किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। आज माशाल्लाह से नए नए बच्चे मुझे नज़र आ रहे हैं, सही है। तो उन सबको भी भाई वेलकम है, सही है। अब बस ये कि अब आप आए हैं तो अब कंटिन्यू जो है वो आप क्लासेस जो है वो बगैर छोड़े, कोई गैप नहीं लीजिएगा, बस कंटिन्यू आप क्लासेस जो है आपकी इंशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। बस जो टास्क हुआ करें उसको अच्छे से परफॉर्म किया करें और उसको टास्क को मुकम्मल किया करें। आपके साथ साथ जो है वो हर हफ्ते जो तैयारी होती रहेगी, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारे पास मुकम्मल हो गई हैं। अब हम इसके शुरू करते हैं यूजेस को। तो पहले इसको रब कर लेते हैं। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं भाई यूजेस। तो यूजेस हमारे पास जो है, अब कॉमनली हम अपनी यूजेस के अंदर ये देखेंगे भाई हम अपने क्या नाम है इर्द गिर्द कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एसिडिक होती है, जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन जब मैंने आपसे पूछा कि भाई एसिड क्या होता है, तो जवाब क्या आया था भाई, तेजाब। सही, सिर्फ तेजाब ही थोड़ी, वो जो क्या नाम है हमारे वॉशरूम में जो तेजाब रखा हुआ होता है सिर्फ वही थोड़ी एसिड, और भी बहुत सारी एसिड्स होती हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास नंबर 1 इज विनेगर। तो विनेगर के अंदर हमारे पास जो है, विनेगर के अंदर हमारे पास जो है क्या होता है भाई, एसिडिक, सही है, एसिटिक एसिड जो है वो मौजूद होता है, सही है, जो कि किस लिए यूज किया जाता है, फॉर द फूड प्रिजर्वेशन, सही है। तो एज अ फूड प्रिजर्वेटिव के सूरत में जो है वो हम एसिडिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। फूड प्रिजर्वेटिव का मतलब ये होता है कि खाने को काफ़ी लंबे टाइम तक जो है वो सड़ने नहीं देता, फूड प्रिजर्वेटिव का मतलब ये, सही। तो हम देखते हैं कि भाई नॉर्मली जो सलाद वगैरह हम बनाते हैं तो उसके अंदर हम क्या डाल देते हैं भाई, विनेगर डाल देते हैं, सही है, जो कि हमारे हाजमे के लिए भी बड़ा मुफीद होता है, अच्छा होता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा फिर सल्फ्यूरिक एसिड इज वाइडली यूज इन बैटरीज, सही है। तो हम जितनी भी बैटरीज वगैरह यूज करते हैं, सही है, जो यूपीएस के साथ होती है या फिर जो हम अपनी गाड़ियों में जो सेकेंडरी स्टोरेज बैटरी यूज करते हैं उसके अंदर भी हमारे पास जो है क्या नाम है, उसके अंदर भी हम जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद होता है, सही है। और सल्फ्यूरिक एसिड खुद भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, सही है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के वाले से मैं आपको बताऊं कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो किसी भी जो कंट्री होती है, सही है, उसकी इकोनॉमी को अगर देखना हो ना कि इसकी इकोनॉमी ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, तो उसके लिए सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को देखते हैं कि इस कंट्री के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड कितना प्रोड्यूस हो रहा है,
क्यों? क्योंकि अगर किसी भी कंट्री के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड अगर ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो इसका मतलब ये कि वहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा रनिंग कर रही हैं, बहुत ज़्यादा चल रही हैं। इसका मतलब जो है कि वो जो कंट्री है उसके अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर इंडस्ट्री में सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो लाजमी यूज़ होता है। तो अगर हर इंडस्ट्री में सल्फ्यूरिक एसिड लाजमी यूज़ होता है तो वे इसका मतलब क्या हुआ कि भाई उसकी डिमांड भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर किसी कंट्री में सल्फ्यूरिक एसिड की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि भाई वो कंट्री में इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, तो लोग सल्फ्यूरिक एसिड को देखते हैं कि भाई सल्फ्यूरिक एसिड कितना प्रोड्यूस कर रहा है ये कंट्री। सही है? हाँ, पाकिस्तान में नहीं होता होगा भाई। सही है। अच्छा, फिर इसके बाद क्या है भाई, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर यूज इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोजिव, डाइज, फर्टिलाइजर, पेंट्स। तो ये कुछ कॉमन इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे हमारे पास जो नाइट्रिक एसिड है और जो सल्फ्यूरिक एसिड है से ये यूज़ किया जाता है, जैसे कि एक्सप्लोजिव्स हो गए सही, और जो डाइज हैं, डाइज यानी कि जो कलर चेंजिंग हम करते हैं क्लोथ्स की, सही है, वो हो गया। इसके बाद फर्टिलाइजर्स हैं, खाद वगैरह यानी कि यूरिया जो इसकी प्रोडक्शन है, सही है, यूरिया हो गया, डिफरेंट जो खादें होती हैं हमारे पास, सही, फर्टिलाइजर्स उसकी प्रोडक्शन में भी यूज़ होता है। और इसके अलावा फिर पेंट्स, उसमें भी ये सल्फ्यूरिक एसिड है और जो नाइट्रिक एसिड है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ यूजेस हैं, सही है, जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी है। सही है, तो इसके अंदर किसी को भी कोई प्रॉब्लम, फिर हम आगे की तरफ जो है वो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा? ओके, तो आगे जल्दी से मूव करते हैं। डाइल्यूट का मतलब ये होता है कि कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, सही है, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जो भी एसिड है वो कम होगा। सही है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ बेस। अब एसिड हो चुका है तो अब हमने जो है वो बेस की कैरेक्टरिस्टिक और यूजेस को डिस्कस करना है। सही, तो स्टार्ट करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस के वाले से अगर देखें तो देखें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होंगी जो कि एसिड के अपोजिट होगी, क्योंकि बेस जो है वो एक तरीके से एसिड का अपोजिट है। तो आपने जो कैरेक्टरिस्टिक एसिड में पढ़ी है उसका अपोजिट जो है वो आप बेस में भी जो है वो पढ़ोगे। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास पहला जो है वो क्या लिखा हुआ है कि बेसिस हैव अ बिटर टेस्ट। सही, तो यहाँ पे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था टेस्ट के हवाले से, तो हमने इंट्रोडक्शन के अंदर ही डिस्कस किया। सही कि भाई अगर सोर टेस्ट है तो इसका मतलब है कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक नेचर रखता है, और अगर हमारे पास बिटर टेस्ट है यानी कि कड़वा, सही, कड़वा टेस्ट है, तो ऐसी चीजें जिनका कड़वा टेस्ट होता है इसका मतलब है कि उसके अंदर जो बेस की क्वांटिटी है यानी कि बेस जो है वो उसके अंदर वो मौजूद है। सही है। अच्छा, फिर इसके अलावा हमारे पास दूसरी जो है, सही, बेस आर सोपी टू टच। सही, बेस आर सोपी टू टच। सोपी टू टच का मतलब होता है स्लिपरी टू टच, यानी कि अगर आप कोई भी बेस लेते हो, यानी जैसे NaOH हो गया या फिर CaOH2 हो गया या फिर जितनी भी बेसिस है हमारे पास, अगर आप उसको टच करते हो तो वो कैसा होगा, स्लिपरी टू टच होगा। सही, क्योंकि बेसिस जो है वो खुद प्रोडक्शन ऑफ सोप यानी कि सोप बनाने में भी बेसिस का इस्तेमाल किया जाता है। सही है, तो जैसे आप सोप को जब आप हाथ में लेते हो एक स्लिपरी टच आपको मिलता है, वैसे ही बेसिस का भी होता है कि ये स्लिपरी टू टच होते हैं। सही है, सोपी टू टच। अच्छा, फिर इसके बाद बेसिस चेंज द कलर ऑफ लिटमस फ्रॉम रेड टू ब्लू। तो अब आपने देखा कि यहाँ पे आपने उल्टा पढ़ा। सही, वहां पे क्या लिखा था, फ्रॉम ब्लू टू रेड, यहाँ पे आपने क्या पढ़ा, फ्रॉम रेड टू ब्लू। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई अगर आप लिटमस पेपर को किसी भी ऐसे सॉल्यूशन के अंदर डालते हो कि वो सॉल्यूशन में जाके आपको क्या कलर देगा, सही, सॉल्यूशन में जाके आपको वो ब्लू कलर देगा, तो इसका मतलब है कि वो एक बेसिक जो है वो सॉल्यूशन है। ठीक है भाई। अच्छा, अच्छा, सवाल जैन का, सर लिटमस के कलर बस ब्लू और रेड ही होते हैं? हाँ, बस मार्केट में अभी इसी कलर में आ रहा है। सही, तुम्हें किस कलर में चाहिए तुम बता दो, तुम्हारे लिए डिज़ाइन करवाएंगे। है बेटा जैन? ठीक है, तो इसके हवाले से किसी को क्वेश्चन तो नहीं है। फिर लास्ट जो हमारे पास पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है हमारे पास, बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। अच्छा, इस पॉइंट को आप जो है, सही, इस पॉइंट को आप जो है उसमें भी लिख सकते हो, एसिड के अंदर भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक में भी लिख सकते हो कि भाई जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो
इसका जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो क्या मिलता है भाई, सॉल्ट मिलता है, जिसको आप न्यूट्रलाइजेशन के अंदर भी समझोगे। सही है, तो यहाँ पे अब इसको आप अगर बेस में लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख दोगे भाई, बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, बस। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट को आप एसिड के अंदर भी लिख सकते हो और बेस के अंदर भी लिख सकते हो। ठीक है, पीएच का टॉपिक जो है वो हमारा फिर नेक्स्ट क्लास में होगा, आज पीएच का टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो उसके अंदर इंशाल्लाह आपको सारी कंफ्यूजन पीएच के हवाले से दूर हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो बेटा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से तो कोई क्वेश्चन नहीं है। अब हम चलते हैं यूजेस की तरफ। सही, तो यूजेस में हमारे पास जो है, सही, अच्छा हाँ जीशान एग्जाम्पल जरूरी, एग्जाम्पल में दे देता हूँ इसकी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक में जो हमने लास्ट पढ़ा है ना भाई, बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। अब हम यहाँ पे कोई भी जो है वो ऐसा करते हैं भाई, कोई भी एसिड ले लेते हैं, सही, HCl ले लेते हैं, HCl। तो यहाँ पे हमारे पास ये एसिड आ गया HCl, और फिर इसके बाद हम जो बेस ले लेते हैं। अब सबसे मशहूर बेस तो NaOH, सही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। ठीक है भाई, तो अगर हम इन दोनों का क्या कराते हैं भाई, रिएक्शन कराते हैं, सही है, तो यहाँ पे क्या होता है भाई, H के ऊपर प्लस, Cl के ऊपर माइनस, Na के ऊपर प्लस और OH के ऊपर माइनस। तो यहाँ पे इनके दरमियान ये जो बॉन्ड है, सही, ये क्या हो जाएगा, ब्रेक, और NaOH के दरमियान ये जो बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इसका जो पॉजिटिव है, सही है, वो इसके नेगेटिव के साथ जुड़ेगा। अब H जब OH के साथ जुड़ेगा तो 2H और 1 O मिलके क्या बनाएंगे भाई, हमारे पास H2O यानी कि वाटर। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे जो Na है, जब वो Cl के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा बेटा, NaCl। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि भाई आप देखो कि एसिड और बेस का जब रिएक्शन हुआ तो हमें यहाँ पे क्या मिला नतीजे में, सॉल्ट, और दूसरी चीज क्या मिली, वाटर। सही, तो whenever acid react with base it always form salt and water। तो जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमेशा वो सॉल्ट एंड वाटर ही प्रिपेयर करते हैं। ठीक है भाई, तो ये लास्ट वाली जो थी उसका ये रिएक्शन है। सही, अब इसके अलावा तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें अंदर। ठीक है, ओके, तो अब जो है वो हम मूव करते हैं इसके यूजेस की तरफ। सही, अब यूजेस में आते हैं तो बेसिस जो है वो कहाँ यूज होती है भाई, बेसिस आर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप एंड टूथपेस्ट। ठीक है, तो जो सोप है, ठीक है, टूथपेस्ट है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो है वो हमारे पास बेसिस का जो इस्तेमाल है वो किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इट इज लार्जली यूज इन बेकिंग इंडस्ट्री। ठीक है भाई, बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर जो है वो बेसिस का काफी इस्तेमाल है। ठीक है, फिर इसके अलावा इट इज यूज इन द डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सही है, डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, डिटर्जेंट यानी कि जो क्लींजिंग प्रोडक्ट होते हैं, सही है, यानी कि जैसे जो आपकी यूटेंसिल्स होते हैं, यानी कि जो आपके बर्तन वगैरह होते हैं उसको साफ करने के लिए, यानी कि वाटर की जो क्लीनिंग प्रॉपर्टी है उसको इंक्रीज करने के लिए डिटर्जेंट जो फॉर्म किए जाते हैं उसके अंदर भी बेसिस का इस्तेमाल होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई जो यूजेस है, सही है, इसको भी हमने जो है वो डिस्कस कर लिया है। तो इस यूजेस के हवाले से या फिर कैरेक्टरिस्टिक के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो जल्दी से पूछ लें। सही है, और फिर हम जो है वो आगे नेक्स्ट जो क्लास है, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है उस तरफ मूव करते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई, जैन के क्लियर है, बरीरा वासिफ क्लियर है। ठीक है, और भी सारे जितने बच्चे हैं सब जल्दी 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 मुझे बता दें, सही है, ताकि फिर जो है वो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करें। रमशा, ईजान, सही है, जीशान, ओके, वेरी गुड, सही है। अब भैया, अच्छा, कबीर, सही है, ठीक है, ठीक है, अच्छा सवाल है। और अशद, सही है, आपके क्लियर है, ठीक है, सही है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट पे आते हैं। सही है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्ट और उसके कुछ यूजेस को हमने जो है वो डिस्कस करना होगा इसके अंदर। सही है, तो पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम यूजेस को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सही है, नंबर 1, दे आर यूजली सॉल्युबल इन वाटर। सही है, तो यहाँ पे जो सॉल्ट है, सॉल्ट सही, तो जितने भी हमारे पास सॉल्ट्स हैं ये यूजुअली ज़्यादातर, सही, ये क्या होते हैं, ये सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। सही, क्या होते हैं ये, सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, यानी कि अगर आप सॉल्ट को पानी में डालोगे तो ये डिसॉल्व
हो जाते हैं। ठीक है, क्यों? इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन होता है कि भाई सॉल्युबिलिटी एक लॉ के तहत होती है, यानी कि अगर कोई भी चीज किसी दूसरी चीज में, कोई भी सॉल्यूट अगर किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो रहा है, तो इसमें एक लॉ होता है जो कि आपने 9th क्लास के अंदर लाजमी पढ़ा होगा, जिसको हम कहते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक। सही है, ये वाली बात आपने पढ़ी थी ना सॉल्युबिलिटी के अंदर, लाइक डिसॉल्व लाइक। तो जो जैसा सॉल्वेंट है वो वैसे सॉल्यूट को जो है वो अपने अंदर डिसॉल्व करता है। सही है, तो यहां पे हमारे पास क्या है कि अगर हम सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट जो है ये हमारे पास पोलर नेचर रखता है। सही, पोलर कि भाई इनके ऊपर क्या होते हैं, भाई हमारे पास चार्जेस होते हैं। ठीक है, और अगर हम वाटर को देखें, सही है, तो वाटर भी हमारे पास क्या होता है, पोलर होता है। सही है, वाटर में भी हमारे पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस उसके अंदर मौजूद रहते हैं। तो इस वजह से हमारे पास क्या नाम है, पोलर इनटू पोलर, यानी कि लाइक डिसॉल्व लाइक के लॉ के मुताबिक हमारे पास जो क्या नाम है सॉल्ट है, ये क्या होते हैं हमारे पास, सॉल्यूबल इन वाटर होती है। सही है, तो इनके पोलर नेचर की वजह से पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। सही, सही है। अच्छा, इसका मैं अभी जवाब देता हूं आपको। ठीक है, ठीक है। अच्छा, दे कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट का जिक्र अभी आपका जो है एसिड वाली की जो कैरेक्टरिस्टिक थी उसके अंदर भी हमने किया था कि इलेक्ट्रोलाइट्स आर दो सॉल्यूशन विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो अब यहाँ पे भी हमारे पास क्या है कि भाई हमारे पास जो वाटर है, प्योर वाटर, वो हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी डिसॉल्व नहीं होती। सही, इलेक्ट्रिसिटी डिसॉल्व सॉरी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या करें, सही, अगर हम यहाँ पे इसके अंदर सॉल्ट डाल दें, सॉल्ट, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो वाटर है, सही है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देगा, यानी कि अब वो क्या बन जाएगा, अब वो बन जाएगा एक इलेक्ट्रोलाइट। सही है, वो क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है, दे यूजली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। सही, दे यूजली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। जितने भी हमारे पास सॉल्ट्स हैं, ठीक है, उनके जो यूजुअल जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। सही है, अगर हम नॉर्मल जो हमारे घर में जो टेबल सॉल्ट यूज होता है, सही है, टेबल सॉल्ट, सही है, टेबल सॉल्ट, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, NaCl। तो जो हम घर में जो टेबल सॉल्ट यूज करते हैं NaCl, ठीक है, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये हमारे पास अप्रॉक्स होता है 800 डिग्री सेल्सियस। सही है, 800 डिग्री सेल्सियस तक जो है ना ये हमारे पास क्या होता है, मेल्ट होता है, यानी कि इतना टेम्परेचर आप प्रोवाइड करोगे तब जाके ये मेल्ट होना शुरू होगा। सही है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, वो 100 पे बॉयल हो जाता है। सही है, लेकिन जो आपका टेबल सॉल्ट है यानी कि NaCl, सही है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 800 डिग्री सेल्सियस, जो कि कहीं इंडस्ट्री के अंदर ही जो है वो हम अचीव कर सकते हैं। सही, इसको हम जो है वो घर में नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, सही है। अच्छा, यहाँ पे जो बात हो रही है वो मेल्टिंग की बात हो रही है, डिसॉल्व होना एक अलग चीज है। सही है, और मेल्ट होना एक अलग बात होती है। सही है, तो यहाँ पे आप ये बोल रहे हो कि भाई पानी में तो सर डिसॉल्व हो जाता है, तो पानी में वो डिसॉल्व होता है, पानी में वो मेल्ट नहीं होता। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट की, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 800 सेल्सियस है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास है भाई सॉल्ट यूजली हैव हार्ड एंड ब्रिटल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास जो क्या बोलते हैं, जो सॉल्ट है, सही है, इसका जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास होता है क्रिस्टलाइन। ये आपने देखा होगा भी, घर में आप सॉल्ट यूज करते हो, सही है, तो आपने उसका जो क्या नाम है स्ट्रक्चर देखा होगा, वो क्रिस्टल्स होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं बेटा, क्रिस्टल्स होते हैं। सही है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टलाइन होता है और ब्रिटल होता है। ब्रिटल का मतलब क्या होता है, सही, ब्रिटल का मतलब ये होता है कि भाई दिखने में तो बड़ा मजबूत है, कोई चीज ऐसी
जो कि दिखने में तो बड़ी मजबूत लगे लेकिन आसानी से क्या हो जाए, टूट जाए। सही है, दिखने में तो मजबूत है लेकिन आसानी से क्या हो जाए, टूट जाए, तो उसको हम बोलते हैं ब्रिटल। सही है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो हार्ड तो होता है, सही है, लाजमी सी बात है, हार्ड तो होता है, सही है, लेकिन साथ साथ ये क्या होते हैं, ब्रिटल भी होते हैं। लेकिन क्या नाम है, दिखने में सीम्स टू बी हार्ड बट इजिली ब्रोकन। सही है, यानी कि आसानी से उसको ब्रोक हम कर सकते हैं। सही है भाई, तो आराम से इसको आप क्रश कर सकते हैं, कुछ भी सकते हैं। तो ये इनका जो नेचर होता है कैसा होता है, ब्रिटल नेचर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मुकम्मल हो गई। सही है, अब आते हैं हम किस तरह भाई, यूजेस की तरफ। तो भाई सॉल्ट के जो यूजेस हैं वो तो कॉमनली हमारे जो वो क्या नाम है, डेली रूटीन के अंदर ही हम देखते हैं। सही है, जैसे कि इट इज़ यूज इन कुकिंग फूड। सही है, लाजमी सी बात है भाई, हमारा कोई भी खाना ऐसा नहीं है जो कि सॉल्ट के बगैर जो मुकम्मल हो जाए। ठीक है, तो क्या नाम है, इट इज़ यूज इन कुकिंग फूड। कुकिंग फूड के अंदर इसकी एप्लीकेशन है। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। सही है, तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप है, सोप बनाने में भी जो है वो सॉल्ट्स का जो इस्तेमाल है वो किया जाता है। सही है, और फिर इसके अलावा इट इज़ यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग लार्ज नंबर ऑफ यूजफुल केमिकल्स। सही है, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो कि सॉल्ट से ही बनते हैं। सही है, जैसे कि नंबर 1 इज सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। सही है, दूसरा कैल्शियम सोडियम कार्बोनेट हो गया, तीसरा बेकिंग सोडा हो गया। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट केमिकल प्रोडक्ट्स हैं जो कि सॉल्ट से ही बनाए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो सॉल्ट है उनकी जो यूजेस हैं, सही है, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अच्छा, हसन का क्वेश्चन एक दफ़ा पढ़ लेते हैं भाई। हसन ने क्या बोला है, सर ये क्वेश्चन है कि मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन फॉर्म की वजह से हाई होता है। हाँ सही, इसका जो जवाब है वो है हाँ। सही, क्रिस्टलाइन अगर स्ट्रक्चर है तो उसकी वजह से जो क्या नाम मेल्टिंग पॉइंट है, सही है, उस पर फ़र्क पड़ता है। सही है, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी मुकम्मल हो गई, यूजेस भी मुकम्मल हो गए। ठीक है, अब किसी बच्चे को कोई इन दोनों के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो तो जल्दी से पूछें, और जिनको समझ में आ गया है, ठीक है, उसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, अशरत ने सवाल पूछ लिया। अशरत पूछा भाई सर क्रिस्टलाइन मतलब क्या होता है। सही, तो बेटा आपने जो लास्ट क्लास आपने पढ़ी है 9th क्लास, उसके अंदर आपने सॉलिड के अंदर पढ़ा था कि सॉलिड की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है क्रिस्टलाइन और दूसरी होती है अमॉर्फस। ठीक है, तो अगर एटम जो है वो किसी परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर अरेंज हो जाते हैं तो उसको हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। सही है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। और अगर एटम्स जो हैं वो अगर रैंडम अरेंजमेंट में होते हैं, कोई भी कहीं भी लग गया, कोई भी अरेंजमेंट नहीं है, रैंडम अरेंजमेंट में होते हैं, सही, तो उसको हम कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड। सही है, तो जो हमारे पास ये सॉल्ट है ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है क्योंकि इसके अंदर जो एटम्स हैं वो एक परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर अरेंज रहते हैं। ठीक है, अब और किसी का कोई क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन? भाई अशद ने तो सवाल पूछा। अशद बेटा आपके समझ में आ गया ना बात क्रिस्टलाइन के हवाले से? बरीरा वासे और जल्दी से आप सवाल पूछ लें। सही है, अशद के समझ में आ गया है। सही है, बरीरा जी सवाल पूछें। ठीक है, तो भाई और तो किसी का कोई सवाल नहीं है भाई? ठीक है, तो जिनको समझ में आ गया है वो लिख दें भाई ओके। ठीक है, फिर ताकि हम आगे की तरफ बढ़ें। जल्दी बड़ी वासी जल्दी से पूछे क्या सवाल है। ठीक है, और जिन बच्चों को आ गया समझ में वो ओके 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 बता दे भाई मुझे। ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन हो, हर स्लाइड के आखिर में मैं हमेशा सवाल आपसे पूछता हूँ, तो आप मुझसे क्वेश्चनिंग क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। क्या ये इंसेक्ट्स को किल करने में मदद करता है क्या? सॉल्ट की बात करिए ना, तो सॉल्ट कुछ ऐसे इंसेक्टिसाइड्स हैं जिसकी प्रोडक्शन में सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके उस रिस्पेक्ट से आंसर जो है वो यस होगा, यस। ठीक है, ठीक है बेटा, तो मैं जो है वो स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। अच्छा, अब जो है हमारा जो नेक्स्ट, सही है, अब जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है वो समझ लीजिए अब हमारा जो मेन टॉपिक है। ठीक है, तो अब हम उसकी तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं। सही है, अब हमारा जो मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और वो है हमारे पास आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। पहले इस चीज को समझ लें कि इस चैप्टर के अंदर आपके पास जो है 3 कॉन्सेप्ट हैं। सही है, एक है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट,
और एक है हमारे पास ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट, सही, और एक है हमारे पास लुइस कॉन्सेप्ट। अब इन तीनों के जो कॉन्सेप्ट हैं वो एसिड और बेसिस के हवाले से हैं। बेसिकली इन्होंने जो है वो एसिड और बेसिस को डिफाइन किया है कि भाई एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी, एसिड की भी पढ़ी, बेस की भी पढ़ी, ठीक है। तो अब क्या होता है कि भाई देखें, एसिड और बेस की जो प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो वो कोई प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी तो नहीं होती ना, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी, सही है। जैसे कि हमने यहाँ पे मोस्टली फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है, ठीक है। लेकिन अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज में भी जाएं तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी एसिड या बेस की कोई एक तो नहीं होगी। तो यहाँ पे हुआ क्या कि भाई जो आर्हेनियस है उसने एसिड और बेस को, एसिड और बेस की एक प्रॉपर्टी के जरिए क्या किया, डिफाइन किया। एसिड और बेस को एसिड और बेस की एक प्रॉपर्टी के जरिए क्या किया भाई, डिफाइन किया। अब उसने जो बात डिफाइन करी वो बिल्कुल सही थी, ठीक है ना। अब इसके बाद जब ब्रॉन्स्टेड और लॉरी आया तो उसने अपने हिसाब से एसिड और बेस की एक दूसरी प्रॉपर्टी के जरिए जो है वो उसने एसिड और बेस को डिफाइन किया। यानी कि आर्हेनियस ने अलग प्रॉपर्टी को यूज किया एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। और फिर जब ब्रॉन्स्टेड और लॉरी आए तो उन्होंने एसिड और बेस की डिफरेंट प्रॉपर्टी के जरिए उसको डिफाइन किया। और फिर जब आखिर में लुइस आया तो लुइस ने भी एसिड और बेस को ही डिफाइन किया, लेकिन उसकी एक थर्ड प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। तो आपका अगर ये कोई कॉन्सेप्ट हो ऐसा कि भाई सर आर्हेनियस के बाद ब्रॉन्स्टेड और लॉरी इसलिए आए क्योंकि आर्हेनियस गलत था, और ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के बाद जो है वो आर्हेनियस गलत हो गया, अब फिर हम ब्रॉन्स्टेड लॉरी पढ़े थे, फिर ब्रॉन्स्टेड लॉरी जो है वो क्या नाम है, गलत हुआ, फिर लुइस आ गया। तो ऐसी कोई बात नहीं है, तीनों सही है, सही है, तीनों सही है। बस फर्क ये है कि भाई आर्हेनियस और ब्रॉन्स्टेड और लॉरी, सही है, और जो लुइस है इन्होंने एसिड और बेस को जो डिफाइन किया है वो अलग अलग प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट से किया है, सही है। आर्हेनियस ने अलग प्रॉपर्टी यूज करी, ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने अलग प्रॉपर्टी यूज करी, और लुइस ने अलग प्रॉपर्टी यूज करी टू डिफाइन व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज बेस। तो इसका मतलब है कि भाई तीनों सही हैं, सही है, और तीनों की प्रॉपर्टीज जो है वो बिल्कुल 100% सही है, ठीक है। तो हम ये नहीं बोलते कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत, तीनों सही है, ठीक है ना। तो अब तीनों ने जो डिफाइन किया है जिस तरीके से, उसको हमने जो है वो क्लियर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, नंबर 2 हम इसकी कोई भी प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, उसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह हम कर लेंगे इसकी, और फिर नंबर 3 इनकी होती है लिमिटेशंस। लिमिटेशन का मतलब ये होता है कि भाई अब जाहिर सी बात है कि अगर आर्हेनियस एक प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है तो वो बाकी दो को तो निग्लेक्ट कर रहा है ना। तो इसका मतलब है कि आर्हेनियस की जो लिमिट है वो सिर्फ एक प्रॉपर्टी तक ही है, बाकी दो प्रॉपर्टी को उसने टच भी नहीं किया। तो उसके हम कुछ लिमिटेशंस पढ़ेंगे कि भाई आर्हेनियस ने एसिड और बेस को जो है वो इतना लिमिटेड रखा है, इसकी डेफिनेशन को इतना लिमिटेड रखा है, सही है। क्या नाम है, फिर इसी तरीके से ब्रॉन्स्टेड और लॉरी में आ जाएंगे कि ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने जो एसिड और बेस को डिफाइन किया वो इसकी इस कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए डिस्क्राइब किया है, बाकी दो को तो उसने छोड़ ही दिया, यानी कि उसकी जो लिमिटेशन है वो सिर्फ एक प्रॉपर्टी तक ही है। और फिर इसी तरीके से लुइस के भी, तो हर कॉन्सेप्ट की कोई ना कोई लिमिटेशंस होंगी, सही है, क्योंकि हर साइंटिस्ट जो है, सही है, हर साइंटिस्ट जिसमें आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड लॉरी और लुइस, ये कोई एक प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए, सही है, क्या नाम है, अपनी जो है वो थ्योरीज देंगे। तो बकिया जो दो हैं वो उसकी लिमिट से क्या हो जाएंगी, आउट हो जाएंगी। तो उसकी लिमिटेशंस को भी हम क्या करते हैं यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो समझ लीजिए एक तरीके से इंट्रोडक्शन है कि भाई इसमें जो साइंटिस्ट है उसका नाम है द स्वांते आर्हेनियस पुट फॉरवर्ड द थ्योरी रिलेटेड टू एसिड एंड बेस। तो ये जो आर्हेनियस ने जो है वो 18th सेंचुरी के अंदर, आई थिंक 1880 में से इसने जो है क्या नाम है, एसिड और बेस के हवाले से कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो डिलीवर किए थे, सही। अब इसके नज़रिए में हमारे पास जो नंबर 1 एसिड, सही, एसिड क्या होता है और फिर बेस क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भाई एसिड क्या होता है, ठीक है। तो आर्हेनियस का मानना यह था कि भाई द एसिड आर दो सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन यानी कि H पॉजिटिव आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, सही, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। यानी कि एसिड हमारे पास वो सब्सटेंसेस होते हैं, एसिड हमारे पास वो सब्सटेंसेस होते हैं कि जिनको अगर हम
वाटर में क्या करें बेटा, डिसॉल्व करें, जिनको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें तो वो पानी में जाके हमें क्या दें, H पॉजिटिव आयन दें। सही, क्या दें, H पॉजिटिव आयन दें। सही, तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई वो जो सब्सटेंस है, सही, वो हमारे पास एसिड कहलाएगा। सही, तो इसने जो अपनी स्टेटमेंट दी है वो H पॉजिटिव आयन को जहन में रखते हुए दी है, एसिड की जो स्टेटमेंट है। सही, कि भाई एसिड आर दो सब्सटेंसेस दैट गिव्स H पॉजिटिव आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। तो अब कोई भी चीज हो, अगर आप उसको पानी में डाल दो, सही, उसको पानी में डिसॉल्व करवा दो, और अगर वो पानी में जाके अगर आपको क्या दे, H पॉजिटिव आयन दे, सही, H पॉजिटिव आयन अगर आपको वो दे, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि भाई ये एक एसिड है, यानी कि ये एसिड की एक निशानी आपके सामने आ गई कि भाई एसिड क्या होंगे, कि जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद आपको H पॉजिटिव आयन गिव करते हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? सही है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है सही, यहाँ पे हमारे पास जो है ये एसिड की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम किस पे भाई, बेस पे। तो बेस क्या होगा हमारे पास, अब बेस आर दो सब्सटेंसेस। सही, बेस उन सब्सटेंसेस को कहा जाता है दैट प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि OH नेगेटिव आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। सही, यानी कि जिस तरीके से आर्हीनियस के मुताबिक एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि पानी में डिसॉल्व होने के बाद आपको H पॉजिटिव आयन देते हैं। सही, इसी तरीके से इसका मानना यह है कि भाई बेसिस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व होने के बाद आपको OH नेगेटिव आयन दें। सही, OH नेगेटिव आयन दें, ये आपके पास क्या कहलाते हैं, ये आपके पास कहलाते हैं बेसिस। ठीक है, तो अगर H पॉजिटिव आयन दे रहे हैं तो एसिड, और अगर OH नेगेटिव आयन दे रहे हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये बेस हो जाएगा। सही है, तो इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें जो है वो इन्होंने दी। अब हम देख लेते हैं कि कुछ एग्जांपल्स, जैसे ही हमारे पास एसिड है। सही है, तो एसिड की हमारे पास एग्जांपल्स हमारे पास क्या है भी, कि HCl, HNO3, CH3, COOH यानी कि एसिडिक एसिड, HCN, सही, हाइड्रोजन साइनाइड। तो अब यहां पे हमारे पास क्या है कि भाई अगर आप इसके अंदर देखें HCl में, तो HCl में H है, सही, HCl में H है, HNO3 में H है, CH3COOH में H है, और HCN में H है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर्हीनियस की जो स्टेटमेंट है कि H पॉजिटिव आयन दें, तो आर्हीनियस के जो एसिड्स हैं उसके अंदर H यानी कि हाइड्रोजन का होना जरूरी होगा। सही, तो यहां पे हमारे पास क्या है कि अगर हम किसी भी एसिड को डिफाइन करते हैं आर्हीनियस की थ्योरी के मुताबिक, तो उस एसिड के अंदर हाइड्रोजन एटम का होना जरूरी है, क्योंकि अगर उसके अंदर हाइड्रोजन नहीं हुआ तो वो वाटर में जाके H पॉजिटिव आयन नहीं दे सकता। तो आर्हीनियस एसिड में हाइड्रोजन एटम का होना जरूरी होगा। सही, इसी तरीके से अगर हम आते हैं किसके लिए, बेस के लिए, तो बेस के मामले में जो उसका यानी कि आर्हीनियस का जो कहना था वो ये था कि बेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि वाटर में जाके आपको OH नेगेटिव आयन दें। तो इसका मतलब ये है कि भाई जो बेसिस हैं उनके अंदर OH नेगेटिव आयन का होना जरूरी है। सही है, तो यहां पे अगर आप देखें तो NaOH, KOH, NH4, OH, Ca, OH2। तो यहां पे हमारे पास जितनी भी बेसिस लिखी हुई हैं इन सब के अंदर क्या है भाई, OH है। सही है, तो इसका मतलब यह है कि आर्हीनियस के बेसिस में OH का होना जरूरी है, तभी वो पानी में जाके यानी कि पानी में डिसॉल्व होने के बाद आपको क्या देंगे, OH नेगेटिव आयन देंगे। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई मसला या कोई भी प्रॉब्लम हो तो जल्दी से पूछ लें, ताकि फिर हम इसकी प्रॉपर्टी की तरफ मूव करें। जल्दी से पूछ लें। नो, जैन ने बोल दिया नो, सर समझ में आई है। ठीक है रमशा, ओके ओके, परिणा वासिफ, ठीक है, ओके, ठीक है। तो भाई इसका मतलब ये कि भाई वो उनको भी, सही है, उनको भी जो है वो उसके अंदर शामिल कर रहा है। सही है, OH, क्योंकि उसके अंदर भी OH है ना। ठीक है, सही है भाई। तो यहां पे हमारे पास जो है क्या नाम है, एसिड और बेस के जो कॉन्सेप्ट हैं आर्हीनियस के मुताबिक, ये हमने जो है वो क्लियर अप कर लिए। सही है, अब हम चलते हैं भाई इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ।
ठीक है। तो भाई अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई हमने जो अभी पूरी क्या नाम है इसके आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट के अंदर जो बात समझी वो ये समझी कि भाई एसिड जो है वो सब्सटेंसेस हैं जो कि आपको सही डिसॉल्व होने पे क्या दे रहे हैं, H पॉजिटिव आयन दे रहे हैं, और बेसिस हमारे पास वो सब्सटेंसेस हैं जो कि डिसॉल्व होने पे आपको क्या दे रहे हैं, OH नेगेटिव आयंस दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बात हमने अभी क्लियर अप कर ली और ये बात सही है, बिल्कुल ठीक है, सही है। अच्छा, अब जो है वो हम चलते हैं भाई प्रॉपर्टीज के, भाई किस तरीके से रिएक्शन, कोई एग्जाम्पल बताएं सर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एसिड की एग्जाम्पल लेते हैं, सही है, नंबर 1 एसिड की एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एसिड हम यहां पे ले लेते हैं भाई HCl। तो अगर हम क्या करते हैं कि भाई HCl को अगर हम वाटर में डिसॉल्व कराते हैं, सही है, HCl को अगर हम वाटर में डिसॉल्व कराते हैं, तो अभी हमने इसके रिएक्शन भी किया, तो मैंने आपको बताया था कि भाई H जो है वो क्या नाम है इसका जो चार्ज है वो +1 होता है और Cl का चार्ज होता है -1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि भाई यहाँ पे H और Cl के दरमियान ये जो बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने पे हमारे पास ये जो H पॉजिटिव है सही, ये अलग हो जाएगा और Cl नेगेटिव जो है ये हमारे पास अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि HCl जो कि एक एसिड है, इसने पानी में जाने के बाद आपको क्या दिया, H पॉजिटिव आयन दे दिया। तो इसका मतलब HCl एक एसिड है, क्योंकि ये हमें क्या दे रहा है भाई, H पॉजिटिव आयन दे रहा है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। इसी तरीके से अगर हम यहां पे देखते हैं, सही है, बेस को, तो बेस में हम लेते हैं NaOH। तो अब NaOH को अगर हम वाटर के अंदर क्या कराते हैं बेटा, डिसॉल्व कराते हैं, सही, तो यहां पे हमारे पास क्या होगा कि Na और OH के दरमियान का ये जो बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इस वजह से हमारे पास यहां पे Na के ऊपर पॉजिटिव और OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, जिससे हमारे पास यहाँ पे जो Na है, Na पॉजिटिव की फॉर्म में वो अलग हो जाएगा, सही है, और ये जो OH है ये OH नेगेटिव की फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि भाई आपने जब NaOH को वाटर के अंदर जब डिसॉल्व कराया तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया, OH नेगेटिव आयन मिल गया। इसका मतलब NaOH जो है ये हमारे पास क्या हो गई बेटा, एक बेस हो गई, सही है। तो किसी भी सब्सटेंस को वाटर में डालें और H पॉजिटिव आयन मिल जाए तो वो एक एसिड कहलाएगा, और किसी भी सब्सटेंस को वाटर में डालें और आपको OH नेगेटिव आयन मिल जाए तो वो क्या कहलाएगा बेटा, बेस कहलाएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई आपके, सही है। अच्छा, अब एक जो रिएक्शन है इसकी प्रॉपर्टी में आप अपनी बुक के अंदर भी देख सकते हो, सही है, तो उसके अंदर दोनों यानी कि एसिड और बेस को एक साथ रिएक्ट करवाया हुआ है। अब वो एग्जाम्पल मैंने आपको अभी जो है बेस की जब मैं प्रॉपर्टी पढ़ा रहा था तो उसके अंदर भी मैंने लिखवा दी थी, लेकिन मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ एक दफा आपके रिवाइज हो जाए कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, ठीक है, तो उसमें जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, सही है, वो प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस इट फॉर्म सॉल्ट एंड water, it forms salt and water, सही है। when acid react with base it forms salt and water। तो हमने यहाँ पे एसिड क्या लिया था बेटा, HCl, और बेस क्या ली थी बेटा, NaOH। तो जब हमने इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराया तो HCl का ये बॉन्ड और NaOH का ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो HCl पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव इसके साथ अटैच होके क्या बनाया, वाटर, यानी कि H2O। और ये जो Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है ये आपस में जुड़े और इन्होंने क्या बनाया, NaCl यानी कि सॉल्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, सही है। तो जब ये सॉल्ट एंड वाटर की जब प्रोडक्शन हो रही होती है तो इसके अंदर भी अगर आप देखें तो आर्हीनियस का जो लॉ है वही यूज हो रहा है, सही, कि एसिड में से H पॉजिटिव मिल रहा है और बेस में से OH नेगेटिव मिल रहा है, सही, यानी कि इस एग्जाम्पल के अंदर भी हमें यहाँ पे जो है क्या नाम है, आर्हीनियस का ही जो कॉन्सेप्ट है वो यूज होता हुआ नजर आता है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। अब जल्दी से जिसको जो क्वेश्चन है जल्दी से पूछें और जिनको समझ में आ गया वो ओके कर दें, ताकि मैं जल्दी से हम लिमिटेशंस को भी क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ठीक है भाई। तो आगे अब हम मूव करते हैं आगे मूव करते हैं, ठीक है, ओके। तो जल्दी से अब देखते हैं कि भाई के क्या लिमिटेशंस हैं इसकी, सही है।
तो अभी देखें जो जो चीजें हमने पढ़ी हैं उसी के हिसाब से होंगी सारी, ठीक है। तो आप देखते हैं कि भाई कहाँ कहाँ पे इसकी जो है वो लिमिटेशंस अप्लाई होती हैं, सही उस तरफ आते हैं। अब जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है भाई हाइड्रोजन आयन डू नॉट एग्जिस्ट इन वाटर सॉल्यूशन, डू नॉट एग्जिस्ट इन वाटर। हाइड्रोजन आयन का मतलब क्या है? H पॉजिटिव, H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन डू नॉट एग्जिस्ट इन वाटर सॉल्यूशन एंड दे रिएक्ट with water to form hydronium ion, यानी कि H3O पॉजिटिव, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर लिखा हुआ क्या है? सही है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि भाई बोले कि आर्हेनियस ने हमें ये कहा कि जब हम किसी भी एसिड को पानी में डिसॉल्व कराते हैं तो वो हमें H पॉजिटिव आयन देता है, सही। अब इन्होंने ये लिखा कि भाई H पॉजिटिव आयन जो है वो तो पानी में रह ही नहीं सकते। क्यों नहीं रह सकते? सही, यहाँ पे लिखा हुआ है ना हाइड्रोजन आयन डू नॉट एग्जिस्ट इन वाटर, कि वो तो पानी में रह ही नहीं सकते। अब क्यों नहीं रह सकते? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये जो H पॉजिटिव आयन जैसे ही पानी में बनता है तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं यानी कि H2O, ये इस H पॉजिटिव को अपने से जोड़ के बना लेते हैं H प्लस H2 H3O। अब इसके ऊपर प्लस का चार्ज है तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा? प्लस का चार्ज, यानी कि हाइड्रोनियम आयन क्या बना लेते हैं? हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं, सही। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम एसिड को पानी में डिसॉल्व कराएंगे तो आर्हेनियस के मुताबिक उसमें H पॉजिटिव आयन बनना चाहिए, सही। लेकिन बट इन द रियल प्रैक्टिस हाइड्रोजन आयन डू नॉट एग्जिस्ट इन वाटर, ये तो वाटर में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही इसमें H पॉजिटिव आयन बनेगा वो पानी के साथ यानी कि H2O के साथ जुड़ के क्या बना लेगा? हाइड्रोनियम आयन बना लेगा, यानी कि H3O पॉजिटिव, जिसके हवाले से आर्हेनियस ने अपनी स्टेटमेंट में कोई भी जिक्र नहीं किया। बस वो ये बता के जो है वो उसने अपनी डेफिनेशन खत्म कर दी कि बस आपको H पॉजिटिव आयन मिल जाएंगे। बट इन द रियल प्रैक्टिस H पॉजिटिव आयन जो है वो वाटर के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर उनको फौरन से अपने साथ जोड़ के क्या बना लेता है? H3O पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। ये वाली बात क्लियर हो गई आपके? ये वाली बात क्लियर है बेटा? ठीक है। अच्छा, अब दूसरा पढ़ते हैं, सही। दूसरी लिमिटेशन क्या है अभी? दूसरी लिमिटेशन है द आर्हेनियस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द बेसिसिटी ऑफ अमोनिया यानी कि NH3, बेसिसिटी ऑफ अमोनिया NH3 एंड एसिडिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, सही, एंड अदर सिमिलर कंपाउंड्स। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, देखें क्या नाम है, जो मैंने आपको एग्जांपल्स शो कराई थी किसकी? सही, ये मैंने आपको जो स्टेटमेंट एग्जांपल शो कराई थी किसकी भाई? एसिड की। तो उन सब के अंदर क्या था? हाइड्रोजन था, सही। क्यों? क्योंकि आर्हेनियस की थ्योरी के मुताबिक हाइड्रोजन का होना जरूरी है, तभी तो H पॉजिटिव मिलेगा, सही है ना। एसिड के अंदर हाइड्रोजन का होना जरूरी है, तभी तो H पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन बट इन द रियल प्रैक्टिस, सही, ऐसा जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन हो तभी वो एसिडिक माना जाता है। हमारे पास बहुत से ऐसे भी एसिड्स हैं, सही, ऐसे कंपाउंड्स हैं जो एसिडिक नेचर रखते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन है ही नहीं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक एसिडिक नेचर रखता है। क्या रखता है? एक एसिडिक नेचर रखता है। लेकिन आपको क्या कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन नजर आ रहा है? नहीं है, सही है। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब अगर मैं इसको पानी में डालूंगा तो मुझे H पॉजिटिव आयन कभी मिल ही नहीं सकता, सही। तो इसका मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज आउट ऑफ द लिमिट ऑफ आर्हेनियस थ्योरी, सही। आर्हेनियस की थ्योरी सिर्फ उन एसिड्स के लिए है कि जिसके पास H होता है, यानी कि वो एसिड्स जिनके पास H नहीं होता वो आर्हेनियस की लिमिट से बाहर हैं, ठीक है। इसी तरीके से आर्हेनियस का जो बेस का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर बेस के में OH का होना जरूरी है। OH का होना जरूरी है, तभी वो वाटर में जाके आपको क्या देगा? OH नेगेटिव आयन देगा, सही। लेकिन अब ये जो अमोनिया है, अमोनिया इसका नेचर होता है बेसिक नेचर होता है, ठीक है। इसका नेचर क्या होता है बेटा? बेसिक नेचर होता है। अब अमोनिया एक बेस है, अमोनिया एक बेस है, लेकिन इसके पास OH नहीं है, सही है। तो इसका मतलब ये एक ऐसी बेस है जो कि आर्हेनियस की स्टेटमेंट से
बाहिर हैं, सही है। अब मैं यहां पे ये नहीं बोल रहा कि आर्हीनियस गलत है, आर्हीनियस सही है सिर्फ उन एसिड्स के लिए कि जिनके पास हाइड्रोजन आयन होता है, और उन बेस के लिए कि जिनके पास OH नेगेटिव आयन होता है। और वो एसिड और वो बेस कि जिनके पास H पॉजिटिव नहीं होता और OH नेगेटिव नहीं होता, वो आर्हीनियस की लिमिटेशन से आउट है, बाहर है। ये वाली बात समझ में आई आपके? तो हर थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कि मैंने बताया ना कि ये सब सही है, लेकिन इन्होंने सिर्फ एक एक प्रॉपर्टी को जहन में रखते हुए अपनी स्टेटमेंट्स बनाई हैं, सही है। तो इस वजह से क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी की जहन में रखते हुए स्टेटमेंट बनाओगे तो अगली दो प्रॉपर्टीज बाहर हो जाएंगी, सही है। फिर दूसरी को रखोगे तो पहली और तीसरी बाहर हो जाएगी, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अगर इनकी स्टेटमेंट में रहते हुए हम देखें तो भाई HCl एक एसिड है, सही है। आर्हीनियस में रहते हुए देखें तो HCl एक एसिड है क्योंकि उसके अंदर H है, लेकिन आर्हीनियस में रहते हुए अगर हम CO2 को स्टडी करें तो CO2 एसिड नहीं है, सही है, क्योंकि उसके अंदर H नहीं है। लेकिन बट इन द रियल प्रैक्टिस CO2 एक एसिडिक नेचर रखता है, सही है। तो यहाँ पे ये जो CO2 है ये आर्हीनियस की लिमिटेशन से आउट है, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन H आयन। क्लियर हो गई बात? यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया? ये वाली बात आपकी समझ में आई? ओके, ठीक है, ओके। तो और लास्ट क्या है हमारे पास? से इट इज नॉट एप्लीकेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, सॉरी इट इज ओनली एप्लीकेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, सही। यानी कि भाई अगर आप स्टेटमेंट देखें तो दोनों स्टेटमेंट में हमारे पास वाटर सॉल्यूशन का ही जिक्र है, यानी कि पानी में डालेंगे तभी H पॉजिटिव मिलेगा, पानी में डालेंगे तभी OH नेगेटिव मिलेगा। किसी और में डाल दिया तो क्या होगा, है रूह अफ़ज़ा में डाल दिया तो क्या होगा, ये तो बताया ही नहीं आर्हीनियस ने, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो आर्हीनियस की जो थ्योरी है सही, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए रिस्ट्रिक्टेड है? एक्वस सॉल्यूशन के लिए, कि भाई आपको अगर एसिड को डिसॉल्व कराना है तो वाटर में ही कराना होगा, आपको अगर सॉल्ट को बेस को डिसॉल्व कराना है तो वाटर में ही कराना पड़ेगा, सही। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो इसकी थ्योरी है वो सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के लिए ही है, सही। और बाकी अगर हम किसी दूसरे में डिसॉल्व करा दें तो फिर हमें जो है वो आर्हीनियस की जो थ्योरी है उसके लिमिटेशन से आउट होना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, हम हर क्लास में हम जो है वो आपको पता है कि हम प्रीव्यू करते हैं, सही है। तो उसमें भी आप कर सकते हैं, बाकी आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी देखिएगा, उसके अंदर भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर थोड़ी सी देर के बाद आता है। 2 लेक्चर जो है वो अपलोड हो चुके हैं, 2 लेक्चर जो है वो अपलोड हो चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं। बाकी अभी इंशाल्लाह जो है वो बाकी अब 3 हर हफ्ते जो है वो एक लेक्चर आपको मिलता जाएगा। सही है। हाँ, नेट का इशू बहुत सारी जगहों पे है, सही है। चले, अच्छा, अब इन तीनों लिमिटेशंस के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें, जल्दी से बेटा, शाबाश। इनके हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें। ओके हो गया? अब अच्छा समझ में आ गया ये? अब तो कोई डाउट्स इसके अंदर नहीं रहा है आपके? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, सही है, सही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई अब हम जो है वो नेक्स्ट थ्योरी की तरफ जो है वो अब मूव करेंगे, ताकि आज जो है वो 2 थ्योरीज हो जाएं और एक थ्योरी जो है वो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ उसको मिला के पढ़ लेंगे। तो अब जो नेक्स्ट थ्योरी है हमारे पास ये है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। अच्छा, तो खदीजा बेटा, दूसरे पॉइंट के अंदर हमने, मैं शॉर्ट करके बता देता हूँ खदीजा बेटा आपको, कि दूसरे पॉइंट के अंदर हमने ये पढ़ा था कि वो एसिड के जिनके अंदर H ना हो, सही है, H ना हो, वो आर्हीनियस की लिमिटेशन से आउट हो जाते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, अब वो एसिडिक नेचर रखता है लेकिन उसके पास H नहीं है, सही है, तो वो वाटर में जाके आपको H पॉजिटिव आयन नहीं दे सकता। तो इसका मतलब है कि वो एक ऐसा एसिड है जो कि क्या नाम है, आर्हीनियस की लिमिटेशन से आउट है, सही है। और इसी तरीके से अमोनिया है, अमोनिया एक बेस है NH3, लेकिन उसके पास OH नहीं है। अब आर्हीनियस की थ्योरी के मुताबिक उसके पास OH होना चाहिए, तभी तो वो वाटर में जाके आपको OH देगा। तो इसका मतलब ये है कि NH3 एक ऐसा बेस है, सही है, जो कि आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट से आउट है, सही है, क्योंकि उसके पास OH नहीं है। बस समझ में आई खदीजा? आपको क्लियर हो गई? ओके, सही। तो अब जल्दी से अब देखें, बिल्कुल इसी सीक्वेंस के मुताबिक जो है वो हमने इस थ्योरी को भी डिस्कस करना है, और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। फिर हम इंशाल्लाह अपना टास्क देखेंगे और फिर जो है वो वाइंड अप करेंगे क्लास को। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं।
सही है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी। सही, इन 1923, अब क्या था कि भाई 1880 के अप्रॉक्स जो है वो क्या नाम है, आर्हीनियस थ्योरी आई थी, और फिर 1923 में जो है वो क्या नाम है, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी थ्योरी जो है वो आई। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये दो नाम है, एक तो ब्रॉन्स्टेड अलग नाम है जो कि एक डैनिश केमिस्ट था, सही है, और फिर लॉरी जो है ये एक अलग नाम है, सही, जो कि एक इंग्लिश केमिस्ट था। तो इन दोनों ने मिलकर वर्किंग करी थी और जो है वो एसिड और बेस का एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो मुतारिफ कराया था। सही, तो इसके अंदर हम देख लेते हैं कि भाई एसिड के हवाले से जो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी है वो क्या है। सही, तो अब यहाँ पे एसिड, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी थ्योरी के मुताबिक उस सब्सटेंस को कहा जाता है, सही है, एनी सब्सटेंस behave as an acid when it donate a proton say to a base। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि प्रोटॉन डोनर हो, प्रोटॉन देने वाला हो, सही है, तो वो एसिड है। वो क्या है, एसिड है। अब पहले एक चीज आप समझ लें कि केमिस्ट्री के अंदर जब भी हम प्रोटॉन लिखते हैं तो प्रोटॉन लिखने के लिए हम H पॉजिटिव यूज करते हैं। इसका रीजन भी आप समझ लीजिए। इसका रीजन ये होता है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन, सही है, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, सही है, एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। सिर्फ दो चीजें होती हैं हाइड्रोजन के पास। ठीक है, तो अगर मैं क्या करता हूं कि इस हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन को मैं निकाल दूं, सही, अब हाइड्रोजन, आप गौर से सुने कि हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं तो सिर्फ क्या बचा, प्रोटॉन बचा। क्या बचा बेटा, प्रोटॉन बचा। सही, तो इसका मतलब कि यहां पे आपको ये जो H पॉजिटिव मिल रहा है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक प्रोटॉन ही है। सही है, क्या है, एक प्रोटॉन ही है। तो इसका, इसीलिए हम जब भी प्रोटॉन का जिक्र करते हैं तो उसको H पॉजिटिव से लिखते हैं। क्लियर है बात यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सही, यहाँ पे जब प्रोटॉन का जिक्र किया गया तो उन्होंने यहाँ पे H पॉजिटिव लिखा है। ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई इन्होंने बोला कि भाई एसिड जो है, सही है, एसिड जो है वो सब्सटेंसेस होते हैं, सही, जो के प्रोटॉन यानी के H पॉजिटिव, सही, प्रोटॉन यानी के H पॉजिटिव देते हैं, सही, डोनेट करते हैं, सही, इसलिए हम इनको बोलते हैं डोनर। क्या बोलते हैं, डोनर। डोनर यानी के देने वाले, सही, देने वाले। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो जो कि H पॉजिटिव डोनेट करे, दे, सही, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा डोनर। सही है, तो हमारे पास एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनर होते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। सही है, अब हम ये देखते हैं कि भाई जो बेस है वो क्या होती है। तो भाई बेस जो है ना वो एसिड के बिल्कुल अपोजिट होती है। तो अगर जो एसिड है वो प्रोटॉन डोनर है तो फिर बेस क्या होगा बेटा, बेस क्या होगा, है भाई, बेस क्या होगा, बेस होगा प्रोटॉन, प्रोटॉन एक्सेप्टर। क्या होगा बेटा, प्रोटॉन एक्सेप्टर। सही है, तो यहां पे ये होगा प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट करने वाला होगा। ठीक है, तो एनी सब्सटेंस विच एक्सेप्ट अ प्रोटॉन यानी कि H पॉजिटिव, इट बिहेव्स लाइक अ बेस। सही है, तो ये बेस के तौर पे जो है वो क्या करेगा बेटा, बिहेव करेगा। सही है, तो यानी कि यहां पे अगर हम देखें, सही, यहां पे अगर हम देखें तो एसिड और बेस का जो कॉन्सेप्ट है, सही, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के मुताबिक, सही, वो एक चीज के ऊपर है और वो है हमारे पास प्रोटॉन यानी कि H पॉजिटिव। सही, तो यहां पे अगर कोई भी सब्सटेंस प्रोटॉन देगा यानी कि प्रोटॉन का डोनर होगा तो वो एसिड कहलाएगा। और अगर कोई भी ऐसा सब्सटेंस है, सही, जो कि हमारे पास प्रोटॉन जो है वो लेगा, गेन करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, सही, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हमारे पास बेस कहलाएगा। सही, वो हमारे पास क्या कहलाएगा बेटा, बेस कहलाएगा। सही, तो अब यहां पे अगर हमें ये कैरेक्टरिस्टिक किसी भी चीज के अंदर नजर आती है कि वो प्रोटॉन दे रहा है तो उसे हम एसिड बोल देंगे। सही है, और अगर कोई भी प्रोटॉन ले रहा है तो उसे हम बेस बोल देंगे। सही है, तो अगर मैं भी आपको किसी को प्रोटॉन देते हुए नजर आया तो आप मुझे क्या बोल देंगे, आप एसिड हैं सर। सही है, तो अगर मैं किसी से प्रोटॉन लेता हुआ नजर आया, एक्सेप्ट करता हुआ नजर आया, तो आपको बोलेंगे सर आप बेस हैं। ठीक है, तो हम यहां पे हमारे पास क्या है, तो डोनर एसिड कहलाएगा, सही है, और एक्सेप्टर बेस कहलाएगा।
ठीक है बेटा, तो यहां तक ये दोनों स्टेटमेंट्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को बेटा, दोनों स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप जल्दी से जो है वो हम इनकी जो प्रॉपर्टी है सही उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे हमारे पास क्या है प्रॉपर्टी के अंदर सही, तो अब यहां पे हमारे पास क्या है कि भाई हम इसमें जो है समझ लें कि एक एग्जांपल देखेंगे कि जिसके अंदर प्रोटॉन की शेयरिंग हमें दिखाई देगी, प्रोटॉन की शेयरिंग हमें जो है वो नजर आएगी। सही, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे जो है ये एग्जाम्पल की डिस्क्रिप्शन लिखी है, इसका रिएक्शन मैं आपको करके दिखाऊंगा, फिर उसके बाद मैं रीड आउट कराता हूँ। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी जो है वो एसिड लेता हूँ, सही, कोई भी एसिड लेता हूँ, फॉर सपोज HCl, सही, ये एसिड है हमारा, ठीक है, HCl। अब आपको पता है कि भाई एसिड को अगर मैं वाटर में, सही, वाटर में डालूंगा यानी कि H2O में डालूंगा, सही, तो आर्हीनियस ने हमें क्या बताया था, आर्हीनियस ने हमें ये बताया था कि सही अगर आप HCl को वाटर में डालोगे तो ये आपको क्या देगा, H पॉजिटिव आयन देगा। सही, क्या देगा आपको, H पॉजिटिव आयन देगा। यही बात आर्हीनियस ने कही थी ना, सही है, तो इसका मतलब आर्हीनियस भी सही है। और H पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन की बात किसने करी, क्या नाम है, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने भी, सही है, तो इनकी बात भी सही है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि अगर मैं इसको वाटर में डालूंगा तो ये मुझे H पॉजिटिव आयन देगा। अब ये जो H पॉजिटिव आयन है बेसिकली ये अब हमारा क्या है, सही, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के अंदर हमने समझा, सही, कि ये जो H पॉजिटिव है ये अब हमारा क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया। क्या हो गया, ये प्रोटॉन, ये हमारा क्या है बेटा, प्रोटॉन है। ठीक है, तो अब यहां पे हमारे पास क्या है कि भाई ये जो प्रोटॉन है ये जब एसिड ने, सही, एसिड ने लूज किया यानी कि डोनेट किया, डोनर है ना ये एसिड, तो सही, इसने क्या किया, डोनेट किया, तो ये एसिड यहां से निकला, सही, ये जो प्रोटॉन है ये यहां से निकला H पॉजिटिव। और अभी आपने जो है वो क्या नाम है, लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनियस के अंदर ये बात समझी थी कि पानी में जो H पॉजिटिव है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। सही है, क्यों, क्योंकि जो वाटर है वो इस H पॉजिटिव को क्या कर लेता है, H पॉजिटिव को क्या कर लेता है, सही है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करके वो उसको अपने साथ क्या कर लेता है, बॉन्ड करा लेता है। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या होगा कि जो H2O है इसमें ये H ऐड हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, H3O पॉजिटिव, और ये जो Cl नेगेटिव है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। सही, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। ओके, हो गई बात यहाँ पे। अब इसको जरा गौर से अब इसको चीजें देखिएगा। देखें ये जो है ये HCl ये एसिड है, तो हमने यहाँ पे ये देखा कि ये प्रोटॉन को क्या कर रहा है बेटा, डोनेट कर रहा है। सही है, और यहाँ पे ये जो H2O है, H2O ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे एक बेस है, ये यहाँ पे क्या है, एक बेस है। सर ये बेस क्यों है, क्योंकि ये प्रोटॉन को क्या कर रहा है बेटा, एक्सेप्ट कर रहा है। सही है, तो अगर कोई भी चीज प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी, सही, तो वो क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी। सो ड्यू टू द नेचर ऑफ वाटर टू एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन, सही, वी विल कॉल इट अ बेस। सही, तो वाटर की इस प्रॉपर्टी की वजह से कि ये एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बेस कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, बेस कहेंगे। सही, तो आप जरा गौर से सुनिएगा कि ये हमारे पास क्या है, ये है एसिड और ये हमारे पास क्या है, ये है बेस। यहां तक बात क्लियर हो गई आपके, कोई मसला है इधर, सही, यहां तक कोई मसला बेटा, कोई प्रॉब्लम, ठीक है जैन, ओके, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बरीरा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, और भी जितने बच्चे हैं पूछ लें कोई अगर प्रॉब्लम है तो। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सही है बरीरा, ठीक है, ओके की रिपोर्ट है। अच्छा ये बड़े दिनों बाद आया है, ओके की रिपोर्ट है, ठीक है, सही है, ठीक है, बस समझ ले कि बस ये इसके बाद जो लिमिटेशन पढ़ के तो ये टॉपिक खत्म। सही है, 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट बाद। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई जो है यहाँ पे क्या नाम है, ये बेस हो गया और ये क्या हो गया हमारे पास, ये एसिड हो गया। ठीक है, अच्छा अब जब बेस, अब और से सुनिएगा इसके बाद, सही है, बेस जो है, बेस जब ये प्रोटॉन को गेन कर लेता है, बेस जब प्रोटॉन को क्या कर लेता है, गेन कर लेता है, गेन कर लेता है, तो फिर ये कहलाता है कॉन्जुगेटेड एसिड। क्या कहलाएगा ये, कॉन्जुगेटेड एसिड। ठीक है, तो अब यहां पे हमारे पास को ध्यान में रखिएगा कि बेस
प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद क्या बन जाता है, कॉन्जुगेटेड एसिड। क्या बन जाता है, कॉन्जुगेटेड एसिड। और जो हमारे पास यहां पे ये जो Cl है, सही, ये प्रोटॉन को लूज करने के बाद, प्रोटॉन को लूज करने के बाद ये बन जाएगा हमारे पास कॉन्जुगेटेड बेस। सही, क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेटेड बेस। यानी कि जो हमारे पास पहले एसिड था वो यहां पे क्या हो गया, बेस, और यहां पे जो पहले बेस था वो अब यहां पे क्या हो गया, एसिड, लेकिन कॉन्जुगेटेड। सही है, तो यहां पे हमारे पास Cl पहले एसिड के साथ था, लेकिन उसने जब प्रोटॉन को लूज कर दिया, सही है, तो अब वो क्या बन गया भाई, अब वो बन गया कॉन्जुगेटेड बेस। ठीक है, और जो हमारे पास H2O जो कि पहले बेस था, लेकिन चूंकि अब उसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब वो क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेटेड एसिड। ठीक है, तो ये वाली बात आपके क्लियर है, ये वाली बात समझ में आ गई आपके, यहां तक बात क्लियर हो गई। अजान ओके, और भी बच्चे भाई, इतने सारे बच्चे भाई कहाँ चले गए सारे, अलीजा, अशद, बियाना और खदीजा, वेरी गुड, सही है, ओके, सबके समझ में आ गया। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, सही है। तो हमने यहाँ पे जो चीज समझी है ना, ठीक है, कि भाई जो एसिड है वो प्रोटॉन को डोनेट करने के बाद क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेटेड बेस बन जाएगा, और जो बेस है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद कॉन्जुगेटेड एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने यही पूरी चीज जो है वो इसके अंदर आपने बताई हुई भी है। ठीक है भाई, तो यहाँ तक ये बात हमारी मुकम्मल हो गई, प्रॉपर्टीज खत्म। अब जल्दी से 3 पॉइंट लिमिटेशन के देखते हैं और फिर हमारा टॉपिक जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह जो एक है लुईस कॉन्सेप्ट वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम समझेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसके से 2 पॉइंट्स हैं, सही है, तो यहाँ पे इसको कवर अप करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ अ कंपाउंड हैविंग नो टेंडेंसी टू लूज H पॉजिटिव आइन। तो यहाँ पे भी ये इसके भी ये लिमिटेशन हो गई ना, कि अगर हमारे पास वो एसिड कि जिनके पास H पॉजिटिव होगा ही नहीं, सही, तो वो प्रोटॉन को कैसे लूज करेंगे, सही, क्योंकि H पॉजिटिव होगा, सही, तभी तो वो लूज होगा ना। अगर जिनके पास H पॉजिटिव है ही नहीं तो वो लूज कहां से होगा, सही। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जैसे पुराने वाले में से ही CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एक एसिड है, AlCl3 ये एक एसिड है, SO3 ये एक एसिड है, बट इन तीनों के अंदर आपको कहीं पे भी हाइड्रोजन नजर आ रहा है, नहीं है। अब जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो H पॉजिटिव कैसे लूज होगा, तो इसका मतलब ये भी वो एसिड हो गए जो कि ब्रॉन्स्टेड और लॉरी की जो थ्योरी है उससे क्या हो गए, आउट हो गए, उसके लिमिटेशन से बाहर हो गए। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो ये जो लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड की जो थ्योरी है, सही, इसके मुताबिक एसिड के पास, सही, एसिड के पास H पॉजिटिव का होना जरूरी होता है। अगर H पॉजिटिव होगा तभी वो जो है क्या नाम है, वो एसिड की जो है वो डेफिनेशन में आएगा अकॉर्डिंग टू लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड। अगर H पॉजिटिव नहीं है तो फिर वो एसिड की कैटेगरी में फिर वो नहीं आ सकता। ठीक है भाई, तो यहाँ पे वही बात जो है वो इसके लिए भी लिखी हुई है। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ अ कंपाउंड हैविंग OH नेगेटिव आयन। सही है, अब अगर आप जो इसकी जो स्टेटमेंट है क्या ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी की बेस के हवाले से देखें तो उसके अंदर सिर्फ इतना ही जिक्र है कि कोई भी कंपाउंड जो कि क्या नाम है H पॉजिटिव को गेन कर ले, सही है, एक्सेप्ट कर ले, वो बेस है। तो इसमें तो कुछ OH का जिक्र ही नहीं है, सही है, यानी कि वो बेसिस जिनके पास OH होता है, ठीक है, उसके हवाले से तो इसने कोई इंफॉर्मेशन दी ही नहीं, सही, जैसे कि NaOH हो गया, CaOH हो गया, KOH हो गया, ये वो बेसिस हैं, सही, जिनके पास OH होता है, सही, और ये बेस हैं, लेकिन OH के हवाले से जो ब्रॉन्स्टेड और लॉरी है उसने कोई भी अपनी स्टेटमेंट में जिक्र नहीं किया, यानी कि ये वो बेसिस हो गई जो कि ब्रॉन्स्टेड और लॉरी की थ्योरी से क्या है, आउट है, सही। लेकिन OH का जिक्र किसने किया था, आर्हीनियस ने किया था, तो ये आर्हीनियस की थ्योरी के मुताबिक ये बेसिस कंसीडर की जाएंगी। ठीक है भाई, तो ये जो बेसिस हैं ये लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड की थ्योरी से आउट है, लेकिन आर्हीनियस में इन है। ठीक है, तो मैंने आपको ये बात बताई कि तीनों सही है, लेकिन क्या है कि बस के तीनों की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं, बिकॉज कि हर किसी ने जो है वो किसी एक स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए जो है वो थ्योरी दी है। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट समझ में आ गए आप लोगों को बेटा, दोनों पॉइंट समझ में आ गए, ठीक है, ओके।
सही है, रमशा के भी क्लियर हो गया, अजान के भी क्लियर हो गया, खदीजा नज़ीर और हसन अली और जैन। ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आ गया आपके पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ना ये वाला जो टॉपिक है ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया है। सही, अब जल्दी से हम जो है वो टास्क देख लेते हैं कि भाई हमारे पास जो टास्क है वो क्या है इस बारी के। रुक जाओ भी हसान, टास्क देख के जाओ, कोई ज़्यादा नहीं होगा, टाइम कम है, टाइम कम है। देन नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह रिवाइज करके आइएगा सब, इंशाल्लाह जो फिर क्विज होगा इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा जो हमारे पास टास्क है इसको देख लें भाई। लर्न द कैरेक्टरिस्टिक एंड यूज ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट। सही है, जो हमने पहली 3 स्लाइडों के अंदर समझा था, कैरेक्टरिस्टिक और यूजेस एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के। और इसके अलावा फिर कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट में, कॉन्सेप्ट में हमने जो है वो 2 पढ़ लिए, आर्हीनियस पढ़ लिया, लॉरी ब्रॉन्सेट पढ़ लिया। एक कॉन्सेप्ट जो रह गया वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास के बाद ही फिर आप कवर करेंगे। सही है, और फिर इसके बाद जो है वो एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करिएगा। फिर इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें सबसे पहले मैं जो है ना इंशाल्लाह जो है वो क्विज दूंगा आपसे। सही है, एमसीक्यूज़ वगैरह की डिस्कशन होगी, फिर उसके बाद हम जो नई क्लास शुरू करेंगे। सही है, तो आज की क्लास में सबको क्लियर हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है, क्लास अच्छी थी, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं थी कि सर ये भी होनी चाहिए थी, ये रह गई। सही है, सब क्लियर हो गया ना? ठीक है, ठीक है, बस ये मैं हर बार बोलता हूँ कि हर क्लास में जो है ना आप जब निकलें, आप क्लास से आउट करें ना, तो सारी चीज़ें आपके क्लियर होनी चाहिए। सही है, ऐसा ना हो कि हम क्लास बंद कर रहे हैं और जैसे वो रह गया था वो नहीं पूछा मैंने। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो है वो फिर अब नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जो है वो आप इसकी तैयारी आप करते रहिएगा। ठीक है, और जो है जो भी कन्फ्यूजन वगैरह हो इंशाल्लाह फिर वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।